Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में हम लोगों ने अपना टॉपिक फिनिश किया था अप टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल complexes and some properties or characteristics of compounds on the basis of CFT, crystal field theory और crystal field splitting energy. अब हम बात करेंगे crystal field theory in tetrahedral complexes. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास लाइगेंड्स होते हैं 4 और इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एनर्जी ऑफ dxy, dyz and dzx orbitals become more than dx square minus y square and dz square. ये हमारा सेट होता है T2G सेट और ये था हमारा EG सेट. ये था ऑक्टाहेड्रल के केस में. जब मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे 6 डायमेंशनली हम एक्सिस के अकॉर्डिंग देखते हैं, स्प्लिटिंग होती है. अब जब टेट्राहेड्रल कंपाउंड आते हैं तब जो थ्योरी है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है थोड़ी सी CFT में. जो स्प्लिटिंग होती है उन केसेस में EG सेट की एनर्जी हाई होती है और T2G की एनर्जी लो होती है. बट यहाँ टेट्राहेड्रल में ऑपोजिट होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है T2G सेट की और EG सेट की एनर्जी कम हो जाती है. तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग रहती है वो कुछ इस तरह से आती है. ये हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और ये जब स्प्लिट होते हैं तो 3 ऑर्बिटल अपर चले जाते हैं जो T2G सेट होता है और 2 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं EG सेट. एंड यहाँ पे डेल्टा T is equals to 4/9 delta naught. In case of tetrahedral complexes, crystal field splitting energy is almost half of crystal field splitting energy of octahedral. टेट्राहेड्रल की एनर्जी ऑलमोस्ट हाफ होती है ऑक्टाहेड्रल से एंड हेंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक इन नेचर. और इसीलिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं बिकॉज इनकी एनर्जी हाई होती है और इनकी एनर्जी लो होती है. एंड आफ्टर दिस यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है क्योंकि कम है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, पेयरिंग इतनी नहीं होती. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक नेचर वो शो करेगी. ये थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की. अब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. In square planar complexes, Z component is absent. In square planar complexes, Z component is absent. In square planar complexes, Z component is absent. Therefore, 4 ligands in square planar complexes are present on X and Y axis because हमारे पास 4 ligand होते हैं जो X और Y axis पे रहते हैं. स्क्वायर प्लेनर में तो Z एक्सिस के अलोंग कोई लाइगेंड नहीं आता, इसीलिए Z कंपोनेंट यहाँ पे हम बोल रहे हैं एब्सेंट है. Therefore, the energy of difference of d orbital changes in a manner which is different from tetrahedral. तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज है वो डिफरेंट रहता है in that case of tetrahedral or in octahedral complexes. So, the dx square minus y square orbitals have loop present on x and y axis. Therefore, this orbital face maximum repulsion because हमारे पास loops भी x और y axis पे हैं और जो ligands आ रहे हैं वो भी x और y axis पे आते हैं तो repulsions बढ़ जाती हैं and hence its energy is higher. तो इसीलिए dx square minus y square की एनर्जी हाई हो जाती है. dxy orbitals has loops present in between x and y axis but these loops are present in plane x and y. Hence
x and y orbital also face repulsion after dx square minus y square and hence its energy is lesser than that of dx square minus y square. इसकी एनर्जी सबसे हाई होगी, उसके बाद इसकी एनर्जी आई. And dz square orbitals has loops present on the z-axis, but a ring of high electron density is present in x and y plane. Therefore, dz square orbital also faces repulsion but less than this dxy. Hence, its energy is less than the dxy. उसकी एनर्जी जो है वो इससे भी कम होगी. और बाद में हमारे पास दो बच गए और dyz और dzx. They have lobes in between yz and zx axis. Therefore, these orbitals face least repulsions and hence energy is least. तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिपल्शन ये फेस करता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी हाई, उसके बाद ये, then this and then both these. Because हमारे पास जो लाइगेंड है वो x और y एक्सिस में रहते हैं, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था. अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन यहाँ पे होगी. और dz स्क्वायर के केस में रिपल्शन क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो dz स्क्वायर होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसके लिए यहाँ पे रिपल्शंस करेंगी. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्प्लिटिंग देखें फिर डीजनरेसी के बाद, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स आते हैं. हमारे पास आए 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स. दे स्प्लिट अप, जो हो गए थे यहाँ पे टेट्राहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल ये मैं कंबाइन कर दूंगी. ये चीज हुई. और फर्दर ऑक्टाहेड्रल में ही हम देखेंगे डिफरेंस. तो ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ये था dz स्क्वायर, इसकी एनर्जी और हाई हो जाती है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन ऊपर आ जाता है dxy, आफ्टर दैट dz स्क्वायर, और ये जो होते हैं dyz और dzx वो यहाँ रहते हैं. तो आप देख सकते हो ये थी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग. दिस इज अ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल केस. राइट. एंड आफ्टर दिस जब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की, तो इसकी एनर्जी और हाई होगी. तो ये चला गया अबव, dz स्क्वायर चला गया बिलो, और ये जो था एक्स वाई ये यहाँ से ऊपर चला गया, और ये ऑर्बिटल सेम उसी लेवल पे रही. तो ये आपके पास आ जाती है इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर. और टेट्राहेड्रल तो था ही बिल्कुल इसका रिवर्स ऑक्टाहेड्रल का, तो वो हम बाद में ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर में जो पोजीशंस हैं ऑर्बिटल्स की वो कैसे आती हैं इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ये है ऑक्टाहेड्रल. और अगर यहीं पे मैं टेट्राहेड्रल का ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगा. बाद में इकट्ठा बना लेना ये चीज, ईजी सेट और T2G सेट. तो ये आ गया टेट्राहेड्रल. इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी. बाकी और इसके बारे में ज़्यादा फर्दर करने की जरूरत नहीं है डिटेल में, बिकॉज आपके सिलेबस में इतना ही है. इवन दिस इज मोर देन सफिशिएंट. सो आई होप आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अच्छी चीज़ें पता लग चुकी हैं. अब हम बात करेंगे इस थ्योरी को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, मतलब जो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है. राइट. सो राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड splitting energy. Number 1, charge on the central metal ion affects the splitting of crystal field theory or crystal field splitting energy. As greater is the charge on the central metal atom, more will be the crystal field splitting energy by the ligand, because repulsion ज़्यादा होंगी तो जो separations है वो भी ज़्यादा होंगी. सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल. नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. In d block, crystal field splitting energy increases when we move from top to bottom. That is, element present in the lower transition series cause more splitting than the upper one. Therefore, element of the lower transition series
टेंड टू फॉर्म अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मीन्स वहाँ पे पेयरिंग ज़्यादा रहती है. Therefore, we can say in group number 4, tungsten form low spin complex in comparison to chromium. Group number 4 of D block, or we can say we have a group number 6. अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 6 होता है वहाँ पे आता है टंगस्टन और क्रोमियम. तो क्रोमियम अपर वन है, टंगस्टन लोअर वन है, तो लोअर वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और क्रोमियम जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मेटल की नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग कितनी होगी. अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मतलब ये ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये कम स्प्लिटिंग करेगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. राइट. आफ्टर दैट नेचर ऑफ लाइगेंड पे डिपेंड करता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं. स्ट्रॉन्गर इज द लाइगेंड, राइट, मोर इज द स्प्लिटिंग, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी देयर. एंड आफ्टर दैट फोर्थ फैक्टर है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है. अगर हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो जो हमारे पास स्प्लिटिंग है वो डिफरेंट है. अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग डिफरेंट है. और अगर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आएगा ज्योमेट्री में तो उसकी स्प्लिटिंग डिफरेंट है. और ये चीज़ आपने अभी जस्ट इसी लेक्चर में कवर की है. तो ऑक्टाहेड्रल हमने कल के लेक्चर में किया था, जिसका ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से कवर कर सकते हो. तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को चेंज करते हैं, इफेक्ट करते हैं और वेरी करते हैं. अब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस की. एंड बाय दैट वी विल फिनिश आवर टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सो लिमिटेशंस ऑफ CFT. फर्स्ट लिमिटेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ligands are considered as a point of negative charge, hence they should cause more crystal field splitting and their crystal field splitting energy should be highest, whereas negative ligands have been found to be the weak ligand. कहते हैं नेगेटिव है तो उनको तो रिपल्शन ज़्यादा करनी चाहिए, तो बट यहाँ पे हम उनको वीक लाइगेंड में कंसीडर कर रहे हैं. तो ये एक फर्स्ट लिमिटेशन आ गई. सेकेंड लिमिटेशन है, certain properties of complex compounds can be explained by coordination bond formed between the central metal atom and ligand, but this theory considered the bond between the metal and ligand is ionic. तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था इस थ्योरी को करने से पहले कि इस थ्योरी का पोस्टुलेट ये था कि हमारे पास लाइगेंड और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं. तो ये भी इस थ्योरी की लिमिटेशन है. इसके अलावा इस थ्योरी में और कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज ये थ्योरी हमें काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बताने में सक्सेसफुल रही है. फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री के बारे में, फॉर एग्जांपल डीजनरेसी के बारे में, एंड वी आर एबल टू नो द नेचर ऑफ द लाइगेंड्स, वी आर एबल टू नो द कॉम्प्लेक्स नेचर. तो काफ़ी हद तक ये थ्योरी सक्सेसफुल है. इस थ्योरी की दो लिमिटेशन है जो हमने अभी पढ़ी है. राइट. आफ्टर CFT हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेंज करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं. इसमें फर्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन. Greater is the charge on the central metal ion, more is the force of attraction between the ligand and central metal, therefore more is the stability. For example, अगर हमारे पास दो आयरन है Fe3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे हम 6 साइनाइड्स कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इस केस में वो ज़्यादा स्टेबल होगा रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है सेंट्रल एटम पे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी. आफ्टर दैट सेकेंड फैक्टर है charge density of central metal ion. Greater is the charge density of central metal ion, more is the stability.
अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी सेंट्रल मेटल आयन की तो स्टेबिलिटी भी कंपाउंड की ज़्यादा होगी। और ये हमें ऑर्डर दिया था इरविंग विलियम ने, मेटल मैंगनीज 2, आयरन 2, कोबाल्ट 2, निकल 1, निकल 2 सॉरी, निकल 2, then we have copper 2, after that zinc 2। ये रोमन नंबर में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो ये है आपके पास चार्ज डेंसिटी, सेंट्रल मेटल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो हमारी 3D सीरीज है उसका उन्होंने चार्ज डेंसिटी बताई है। तो सबसे ज़्यादा है जिंक की, राइट। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा मेटल आयन की जो है स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। ये हो गया सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपने पढ़ा था 1 ईयर 3 में भी, जो है सेकेंडरी वैलेंसी। ग्रेटर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा लाइगेंड सेंट्रल मेटल के अराउंड सराउंडेड होंगे उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव है, उसमें हमने 6 साइनाइड ऐड कर दिए हैं, और कॉपर 2 पॉजिटिव है और वहाँ पे हमारे पास 4 साइनाइड है, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये होगा आयरन वाला, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ लाइगेंड ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। आफ्टर दैट द फोर्थ फैक्टर इज बेसिक स्ट्रेंथ। More is the basic strength or greater is the basic strength of ligand, more is the tendency of the ligand to donate the lone pair। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बिल्कुल लोअर +1 क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें तो बेसिक कंपाउंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर लाइगेंड की ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, लाइगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल अपने डी ऑर्बिटल यूज करके बॉन्ड बनाता है। तो अगर लाइगेंड इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल के लिए इजी रहेगा बॉन्ड बनाना, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। Therefore complex will be the more stable if ligand is more basic. Now fifth is effect of chelating ligands। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, आपको कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं व्हाट आर चिलेट्स। इसको किलेट्स भी बोलते हैं, चिलेट्स भी बोलते हैं, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग देख लो आप। तो पहले तो हम पढ़ेंगे चिलेट्स होते हैं क्या, उससे पहले इफेक्ट देख लें। चिलेटिंग लाइगेंड्स के बारे में देखते हैं। चिलेटिंग लाइगेंड्स क्या होते हैं, दोज लाइगेंड्स व्हिच फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड एज अ चिलेटिंग लाइगेंड्स। बिकॉज अगर आपको चिलेटिंग लाइगेंड्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसका इफेक्टर जो है वो स्टेबिलिटी का नहीं समझ पाओगे, राइट। चिलेटिंग लाइगेंड्स तो वो लाइगेंड जो रिंग फॉर्मेशंस करते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उनको हम बोलते हैं चिलेट्स। फॉर एग्जांपल बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लाइगेंड्स, जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं डोनेट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ अ लाइगेंड, वो हमारे चिलेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, NH2, CH2, CH2, NH2। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही होगा NH2, CH2, CH2, NH2। तो यहाँ पे रिंग बन रही है सेंट्रल मेटल के अराउंड, ऐसे अगर एक और रिंग आएगी तो और चिलेट बन जाएंगे। तो चिलेशन जो है वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन द मेटल एटम एंड चिलेटिंग लाइगेंड इज कॉल्ड एज अ मेटल चिलेट। और ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको हम बोलते हैं मेटल चिलेट, बिकॉज यहाँ पे चिलेट भी है और मेटल भी है, राइट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये देखते हैं। दे फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, देन द मोनोडेंटेड ligands because ring structures are more stable। यहाँ पे रिंग्स बन रही हैं, ये ज़्यादा स्टेबल है देन दैट ऑफ द मोनोडेंटेड लाइगेंड, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, अमोनिया सिंगल, राइट। तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसीलिए कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा स्टेबल करते हैं। और जो चिलेटिंग लाइगेंड्स हैं
वो हेल्प करते हैं हमारी कंपाउंड को स्टेबल करने में। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, इनका यूज़ क्या है चिलेटिंग लाइगेंड्स का। सो दे आर यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर एंड दे आर यूज्ड टू मेक वाटर सॉफ्ट, दे आर यूज्ड टू सेपरेट लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये थे कुछ हमारे पास एप्लीकेशन चिलेटिंग लाइगेंड की और चिलेटिंग लाइगेंड की एग्जांपल्स। और ऐसे ही हमने एक्सप्लेन कर दिया इसका इफेक्ट क्या है। जितनी ज़्यादा चिलेशन होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो है एप्लीकेशंस। और वो जो एप्लीकेशंस हैं वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों ने क्लास 11th में भी करा हुआ है, हम वो कवर कर लेते हैं अभी। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। नाम से पता लग गया होगा, यहाँ पे हम मेटल और कार्बोनेट के बीच में बॉन्ड देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जब मेटल और कार्बोनेट के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और एक हमारे पास बॉन्डिंग होती है जब हमारे पास बनता है पाई बॉन्ड। और सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो ऊपर लिंक आ रहा है आई आइकन पे, +1 क्लास का लेक्चर जिसमें मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताया था, वो आप कवर कर सकते हो। अगर हम बात करें बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट की, तो हमारे पास दो तरह की बॉन्डिंग्स रहती हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जब मेटल में कार्बोनेट बॉन्ड डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनता है, उस टाइम पे हमारे पास जो बॉन्डिंग बनती है वो मेटल कार्बोनेट में सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अगर जो मेटल है वो अपना डी ऑर्बिटल भी यूज करे और बैक बॉन्डिंग भी करे, मतलब कार्बन भी बॉन्ड बनाए वापस, तो एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। और इसको हम बैक बॉन्डिंग भी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं मेटल के वो ओवरलैप कर जाते हैं वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग विल टेक प्लेस। और कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्डिंग को। ये है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो आपको पता है ओवरलैपिंग जो हो रही है ऑर्बिटल्स की, दिस विल रिप्रेजेंट द पाई बॉन्ड, जो आप इस तरह से लिखते हो डबल बॉन्ड। सो आई होप विद दिस आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगर बात करें इसी पाई बॉन्ड से रिलेटेड है पाई एसिड लाइगेंड्स। तो जो लाइगेंड्स पाई बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ वो पाई एसिड लाइगेंड्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल CO एंड Cn नेगेटिव। और इसी से हमारा एक इफेक्ट रिलेटेड है, दैट इज synergic effect. The formation of pi bond strengthen the sigma bond in metal carbonyl bond and vice versa. Therefore, this effect of overlapping of p orbitals with the carbon of a metal is known as a synergic effect. And by this I finish my this lecture here. और अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कल के लिए, एंड आफ्टर दैट वी विल फिनिश दिस विद दिस चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा जितना हमने आज करा है। हमने आज CFT में टेट्राहेड्रल स्क्वायर कवर किया है। आफ्टर दैट वी डिड आवर टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, देन चिलेटिंग लाइगेंड्स किया, एंड देन वी डिड दिस टाइप ऑफ मेटल कार्बोनेट बॉन्डिंग, राइट। Thank you. Keep watching, share it with your friends, and see you in the next lecture. Till then, bye bye, and don't forget to press the bell icon. Bye bye.